गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप सब लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संघीय शासन व्यवस्था पढ़ रहे हैं। उसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका हम पढ़ चुके हैं। कार्यपालिका और विधायिका पढ़ चुके हैं। अब हम आज न्यायपालिका पढ़ेंगे। ठीक है, तो न्यायपालिका में हम दोनों को इकट्ठा पढ़ेंगे, संघीय न्यायपालिका भी और राज्य की न्यायपालिका भी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। न्यायपालिका, तो न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, कि इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है कि जो कानून को तोड़ते हैं यानी कानून की सुरक्षा करना इसका काम है। ठीक है, कानून की रक्षा करना इसका मुख्य कार्य है, अर्थात कानून जो तोड़ते हैं उन्हें दंड देने का कार्य इसका है। तो अब कितना महत्वपूर्ण है ये समझ लेते हैं हम। एक ठीक है विचारक हुए हैं जिन्हें संत ऑगस्टाइन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कहा है कि न्याय के अभाव में राज्य डाकुओं का झुंड मात्र रह जाते हैं। ठीक है, कितनी बड़ी बात इन्होंने कही, यानी न्यायपालिका अत्यंत आवश्यक है। न्याय आवश्यक है, यदि न्याय नहीं है तो फिर राजाओं में और डाकुओं में कोई अंतर नहीं रह जाता। ठीक है, इसलिए न्यायपालिका अत्यंत आवश्यक है। और पहले जब राजशाही होती थी तो उस समय न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों एक ही जगह होते थे, राजा। लेकिन जब लोकतंत्र आया तो इसलिए सभी को क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। और न्यायपालिका ठीक है एक स्वतंत्र और निष्पक्ष अवयव के रूप में उपस्थित है। और निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका अत्यंत आवश्यक किस परिस्थिति में है, संघीय व्यवस्था हेतु। ठीक है, यानी संघीय शासन के लिए निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका का होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, ये सवाल पूछा गया है। अब भारत में एकात्मक न्याय व्यवस्था है जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय उपस्थित है। ठीक है, तो अब आप लोग इस ठीक है यानी कि हायरार्की को देखिए। इसमें शीर्ष है, शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है, मध्य में उच्च न्यायालय है जो लगभग हर राज्य में है, और आधार पर अधीनस्थ न्यायालय है। अधीनस्थ न्यायालय में कई तरह के आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह सब कुछ आ जाता है। ठीक है, उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है, इस समय वर्तमान में 25 है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, सिर्फ 1 है। ठीक है, तो इसी को हम भारतीय एकीकृत न्यायपालिका कहते हैं, यानी कि यहाँ से जो आदेश चलता है वो सबको मानना पड़ता है। ये सब के शीर्ष पर है, इनके सब के आदेशों को ये क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है। ठीक है, तो जो यहाँ से यानी कि चलता है फिर ऊपर जाता है, यहाँ पर सुनवाई होती है, यहाँ पर लोग संतुष्ट नहीं हुए तो कहाँ पर जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। ठीक है, तो आधार से प्रारंभ होता है, सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय भाग 5 में अर्थात संघ शासन में अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक इसका वर्णन किया गया है। और भारत में एकात्मक या एकीकृत न्यायपालिका है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्चता पर है, उसकी आज्ञा सब जगह माननी पड़ती है, सब लोग उसकी आज्ञा मानने के लिए बाध्य हैं। ठीक है, लेकिन वह किसी की आज्ञा मानने के लिए बाध्य नहीं, सिर्फ अपनी आज्ञा को छोड़ करके। ठीक, चलिए अब इसके बाद आता है अनुच्छेद 124। इसके अंतर्गत कहा गया है, अनुच्छेद के अनुसार ही मैं इसे पूरा आपको आसानी के साथ समझा दूंगा, और ऐसे ही यानी कि प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। ठीक है, इसमें कहा गया 124 में भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, और ये पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके अंतर्गत, तो 124 के अंतर्गत, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे, ये कहा गया है। मूल संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, यानी कि कुल कितने थे, 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, अगस्त 2000 ठीक है 2008 में एक, उसके बाद समय समय पर परिवर्तन होता रहा इनकी संख्याओं में, लेकिन अगस्त 2008 में
एक परिवर्तन किया गया, संविधान संशोधन किया गया, जिसमें न्यायाधीशों की कुल संख्या 30 और धन 1 31 कर दी गई। ठीक है, कुल संख्या 31, यानी एक मुख्य न्यायाधीश 30 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, और ये 2009 से लागू हो गया। इसके बाद आता है, तो वर्तमान में कुल 31 न्यायाधीश हैं। ठीक है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में। अनुच्छेद 135 राष्ट्रपति द्वारा, अब देखिए 125 में, सॉरी साथ में मैंने 35 बोल दिया। अनुच्छेद 125 में राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी और उनकी सलाह पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि दूसरे न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का क्या होता है, अहम रोल होता है। 126 के अंतर्गत आता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर, ठीक है, यानी कि यदि मुख्य न्यायाधीश ना हो तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, 126 के अंतर्गत कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, अब आता है अनुच्छेद 127, ये बहुत बार पूछा गया है। कोरम पूरा ना होने पर, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या करते हैं। अब मैं आपको CJI बोलूँगा तो CJI का मतलब ही है, ठीक है, यानी कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, और वही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, ये तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। तो तदर्थ न्यायाधीश, समझिएगा, तदर्थ न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है, ठीक है, वो अनुच्छेद 127 के अंतर्गत की जाती है। इसके बाद आता है 129। ठीक है, 129 के अंतर्गत कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और अपने प्रति की गई अवमानना हेतु यह दंड का अधिकार रखता है, यानी किसी को भी, कोई भी इसकी अवमानना करता है तो ये दंड दे सकता है। 129 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अभिलेख न्यायालय का मतलब समझ लीजिए कि अभिलेख न्यायालय का मतलब हुआ कि इसके जितने निर्णय हैं वो सब क्या होते हैं, अभिलेख के लिए, अभिलेख की तरह संचित कर दिए जाते हैं और फिर वे कानून बन जाते हैं। ठीक है, और उन्हीं का उल्लेख किया जाता है जब कभी न्याय दिया जाता है तो। ठीक है, तो अब अनुच्छेद 130 के अंतर्गत आता है कि राष्ट्रपति की अनुमति से, ठीक है, वैसे सर्वोच्च न्यायालय की बैठक कहाँ पर होती है, दिल्ली में ही होती है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से CJI बैठक को दिल्ली के अतिरिक्त कहीं भी क्या कर सकते हैं, ठीक है, स्थानांतरित कर सकते हैं। अब तक सिर्फ 2 स्थानों पर, यानी कि ये कहिए कि 2 स्थानों को इस तरह का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जहाँ पर कि सर्वोच्च न्यायालय की बैठक हुई है, यानी सर्वोच्च न्यायालय का क्या लगा है वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई हुई है। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर वाला और हैदराबाद। ठीक है, यहाँ पर 2 स्थानों पर अभी तक बैठकें हो चुकी हैं दिल्ली के अलावा। इसके बाद आता है अनुच्छेद 137, इसमें है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, 137 के अंतर्गत प्राप्त है। 141 के अंतर्गत कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित विधियां सभी न्यायालयों पर क्या होंगी, लागू होंगी, यानी जितने भी विधियां यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित की जाएंगी वो सब क्या होंगी, सभी न्यायालयों पर लागू होंगी। उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में जो निर्णय है वो दिया जाएगा। इसके बाद आता है 143, राष्ट्रपति द्वारा सलाह मांगने की शक्ति। ठीक है, मतलब कि 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, लेकिन अब दोनों चीज है, सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है, बाध्य नहीं है। ठीक है, यानी कि वह चाहे तो सलाह देने से मना कर सकता है। ठीक है, इसमें कहीं पर किसी भी विषय पर आगे मैं पढ़ाऊंगा कि इसकी शक्तियां क्या हैं, उसमें बताऊंगा। ठीक है, जहां पर विधि का प्रश्न हो वहीं पर सलाह मांगेगा, और यदि ये बोल दे कि इसमें विधि का कोई प्रश्न नहीं उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, तो फिर बाध्यकारिता समाप्त हो जाती है और इनकार कर देगा कि हम सलाह नहीं देंगे इस पर। ठीक है, और दूसरी बात ये चीज़, ये बाध्यकारी नहीं है तो राष्ट्रपति पर भी बाध्यकारी नहीं है। जो ये सलाह देता है, ठीक है, उसे मानने के लिए राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है। ठीक है, चलिए, अब ये तो हो गए सुप्रीम कोर्ट के विषय में सामान्य जानकारियां। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और भी जानकारियां हैं, ठीक है, उन्हें हमें जानना जरूरी है। जैसे न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए न्यायाधीशों की क्या योग्यता होनी चाहिए। पहले भारत का नागरिक हो और 65 वर्ष से कम आयु का हो, 65 वर्ष से अधिक आयु का ना हो। ठीक है, क्यों, कारण ये है कि 65 वर्ष उसकी रिटायरमेंट की आयु है।
ठीक है, यदि 65 वर्ष में एक दिन भी रह गया है तो क्या हो सकता है, न्यायाधीश बन सकता है, चाहे वो एक ही दिन के लिए क्यों ना हो। और किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम, अब ध्यान दीजिएगा, इन 2 शर्त हैं, 2 शर्तों में से कोई एक होना चाहिए। किसी भी उच्च न्यायालय में, यानी एक उच्च न्यायालय या एक उच्च न्यायालय से अधिक में कम से कम 5 वर्ष तक क्या रहा हो, न्यायाधीश रहा हो, या किसी उच्च न्यायालय में, यानी एक उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, यानी कि वकालत किया हो। ठीक है, और राष्ट्रपति ज्ञान में प्रसिद्ध विधिवेत्ता हो। ठीक है, यानी अच्छा विधि का जानकार हो, तब राष्ट्रपति उसे इसमें नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कार्यकाल, जो चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, ठीक है, सभी का जो कार्यकाल है वो 65 वर्ष अधिकतम आयु तक हो सकता है। इसमें यह नहीं निश्चित है कि 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, ठीक है, नहीं, जब तक उसकी आयु 65 वर्ष तक नहीं पूरी होती तब तक वो, ठीक है, न्यायाधीश रह सकता है। और इसके अलावा इन्हें इसके पहले भी हटाया जा सकता है इनके पद से। कैसे? साबित कदाचार अथवा अक्षमता के आधार पर, यानी कि कार्य करने के लायक ना हो तो उसके आधार पर संसद द्वारा दोनों सदनों में महाभियोग चला करके अलग अलग बहुमत से पारित करके इन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, ये उसके पहले भी राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, पद मुक्त होने पर एक किसी भी लाभ के पद पर नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक स्थिति है कि यदि इनकी आयु कितनी है, 65 वर्ष से कम है, ठीक है, तो क्या हो सकते हैं, ये मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात है कि ये पदमुक्त होने के बाद कहीं पर भी वकालत नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है शपथ और त्यागपत्र। तो ये राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है, और त्यागपत्र भी ये किसे देते हैं, राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए ये अपना त्यागपत्र प्रदान करते हैं। तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसके बाद आता है आखिरकार इन्हें वेतन और भत्ता कितना मिलता है। तो सीजेआई को, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये वेतन प्राप्त होते हैं और अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता है। इसके अलावा इन्हें और भी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, गाड़ी, नौकर, रहने के लिए और स्थान, सभी इन्हें प्रदान किया जाता है। इसके बाद है, अब हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ क्या हैं। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ, पहला आता है आरंभिक क्षेत्रादेश। आरंभिक का मतलब कि ऐसे मुकदमे, ऐसे वाद जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में यानी सर्वोच्च न्यायालय में दायर किए जा सकते हैं। ठीक है, ये आता है 131 के अंतर्गत, अनुच्छेद 131 के अंतर्गत आता है। इसमें ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर, ठीक है, ऐसे मुकदमे जो सिर्फ किसमें, सुप्रीम कोर्ट में ही दायर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एक तरफ भारतीय संघ हो यानी केंद्र सरकार हो, दूसरी तरफ एक राज्य या एक से अधिक राज्य हो, अथवा 2 या 2 से अधिक, यानी एक तरफ 2 यानी कि अलग अलग राज्य हों, अथवा एक तरफ 2 या 2 से अधिक राज्य हों, दूसरी तरफ भी एक राज्य या 2 या 2 से अधिक राज्य हों, इनके मध्य जो विवाद होता है, ठीक है, यानी राज्यों के मध्य, केंद्र और राज्य के मध्य, ठीक है, और केंद्र या राज्यों के मध्य जो विवाद होते हैं वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई होती है। जिसमें विधि या तथ्य की संबंधी क्या हो, प्रश्न हो, ठीक है, उसकी सुनवाई सीधी आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार के रिट संबंधी मामले, ठीक है, ये भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। ठीक है, अब दूसरा है अपीली क्षेत्राधिकार, यानी कि ये तो क्या हो गई, ये सिर्फ सुनवाई कहाँ पर होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी। लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं जो निम्न न्यायालयों में यानी उच्च न्यायालयों में चलते हैं और उच्च न्यायालय से लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो किसी भी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध यहाँ पर क्या होते हैं, मामले दायर किए जा सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए थोड़ा शर्त होती है कि उच्च न्यायालय जब 143 का के अंतर्गत ये प्रमाणित कर दे कि आप सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो वाद दायर कर सकते हैं। यदि यानी कि उच्च न्यायालय ने ऐसा नहीं कहा है, ठीक है, तो अपील नहीं की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय में। ध्यान रखिएगा,
ठीक है। इसमें उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया जाना जरूरी है, ठीक है, कि आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं इतने समय के अंतर्गत। लेकिन जहां पर प्राणदंड की बात आती है, ठीक है, किसी को मृत्युदंड दे दिया गया हो, तो इसमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वो व्यक्ति क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। इसलिए होता है ना कि वहां पर अपील किया गया, वहां पर अपील किया गया। तो अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब ये होता है कि जब किसी न्यायालय के यानी उच्च न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है व्यक्ति, तो वो, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में यानी उससे ऊंचे अगले न्यायालय में जा सकता है। फिर है रिट अधिकारिता, अनुच्छेद 32, ठीक है। इसमें 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार आप लोगों को मैंने बहुत विस्तार से बताया है। मौलिक अधिकार पढ़िए, ठीक है, और उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। इसी में वीडियो है और आप देखिए, उसमें जाइए मौलिक अधिकार और उसे देखिए, उसमें आपको 5 प्रकार के जो रिट हैं उनके विषय में बहुत विस्तार से मैंने समझाया है, ठीक है। आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसके बाद आता है न्यायिक पुनरीक्षा का अधिकार, ठीक है, 137, ठीक है। देखिए, जो न्यायाधीश होते हैं वो भी माना जाता है कि मानव ही होते हैं, इसलिए उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। इसलिए अपने किए गए निर्णय, ठीक है, की पुनरीक्षा करने का उनको क्या है, अधिकार है, ठीक है। यानी कि वो अपने जो न्याय हैं, ठीक है, उनकी वो क्या कर सकता है, अपनी सुनवाई जो किया है उसने, उसकी, ठीक है, फिर से पुनरीक्षा कर सकता है, ठीक है। इसलिए कई बार क्या चीज़ किया जाता है, न्यायाधीश यानी कि वहाँ पर न्यायाधीश के समक्ष फिर से पुनः पुनः क्या किया जाता है, ठीक है, पुनरीक्षा याचिका दायर की जाती है कि आपने जो न्याय किया है उसमें ज़रा कुछ देखिए, कुछ कहीं गलती नहीं तो नहीं हो गई, ठीक है। तो ये न्यायिक पुनरीक्षा होती है। फिर है परामर्श देने का अधिकार, तो परामर्शदात्री अधिकार, ठीक है। तो अनुच्छेद 143 उधर में बता चुका हूँ कि राष्ट्रपति को विधिक परामर्श देने का अधिकार इनको होता है, यानी विधि से संबंधित कोई विषय है तो उस पर परामर्श देने का अधिकार इन्हें होता है। लेकिन राष्ट्रपति जैसे मानने के लिए बाध्य नहीं है, वैसे ये भी राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, यह है कि कोरम क्या होता है, तो यानी कि कम से कम 5 न्यायाधीशों का एक क्या होता है, बैठक होने के लिए कम से कम न्यायाधीशों की संख्या आवश्यक है प्रतिदिन के बैठक के लिए, और उसमें कोरम 5 न्यायाधीश होना आवश्यक है। और आपको मैंने बताया था कि कोरम कम हो तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट का CJI कर सकता है, ठीक है। इस बात है, इसे यानी कि सुप्रीम कोर्ट को लोकतंत्र एवं संविधान का अभिभावक माना जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और लोग इसे क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, अभिभावक राष्ट्रपति लगा देते हैं। नहीं, संविधान का अभिभावक कौन है, यानी संविधान का रक्षक, सुरक्षा करने वाला अधिकारी कौन है, यही है। इसलिए राष्ट्रपति एक बार, ठीक है, संविधान का उल्लंघन कर सकता है तो उसके ऊपर अभियोग चलाया जा सकता है उसके लिए, ठीक है। तो लोकतंत्र और संविधान के क्या होता है, अभिभावक होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय भारत का और उसके न्यायाधीश 124, 125 और, ठीक है, इसके जो क्षेत्राधिकार हैं और शक्तियां हैं इनके विषय में, ठीक है। अब इसके बाद हम अगली वीडियो में उच्च न्यायालय पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें उनकी शक्तियां और उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्तियां, ठीक है, कैसे की जाती हैं, इनके विषय में बात करेंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देता हूं, ठीक है, कि इसमें जो यानी कि न्यायाधीशों की सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, ठीक है, वो कोलोजियम पद्धति से होती है, ठीक है। कोलोजियम पद्धति का मतलब होता है कि न्यायाधीशों का एक संगठन होता है, यानी कि 5 न्यायाधीशों का एक, ठीक है, ग्रुप होता है। तो न्यायाधीश यानी राष्ट्रपति जब न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं तो इससे यानी कि जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी होता है, ठीक है, तो इससे क्या करते हैं, मतलब कि सलाह लेते हैं, ठीक है। तो इसे कोलोजियम यानी सिस्टम कहा गया है और ये इस चीज़ पर यानी आधारित होता है कि जो सीनियरिटी होती है उसके आधार पर क्या चीज़ होता है, उनको ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। इसे ज़्यादातर हम किस में पढ़ेंगे, जो हमारा उच्च न्यायालय आएगा, ठीक है, उसमें कोलेजियम पद्धति में आप लोगों को समझा दूंगा वो होता क्या है। तो अब अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई कीजिए और
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि लोग क्या चीज़ कर सकें, इसका फ़ायदा उठा सकें। ओके, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई कीजिए।